हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा कंडक्टर यानी कि चालक। चाहे दोस्तों हमारा नीट का एग्जाम हो या फिर आईआईटी का एग्जाम हो, इस टॉपिक से काफ़ी बार क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप कोई चार्ज देते हो तो वो सारा का सारा चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे ही क्यों आ जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो क्यों होती है, हम इसको प्रूफ करना सीखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम सीखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही क्यों होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं होता। इसके बाद दोस्तों हम समझने वाले हैं कि हमारा जो कंडक्टर होता है उसकी सरफेस के ऊपर या हमारा जो कंडक्टर है उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल क्यों रहती है। इसके बाद में दोस्तों हम सीखेंगे कि हमारा जो कंडक्टर है उसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसकी वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। इसके बाद में एक पॉइंट और है जिसको हमें सीखना है कि किसी भी कंडक्टर को जब हम कोई चार्ज देते हैं तो वो चार्ज क्या हमारे इस कंडक्टर की सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी कंडक्टर को जब हम कोई एक्सटर्नल चार्ज देते हैं तो वो चार्ज इस कंडक्टर पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। किसी जगह पर तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है यानी कि उसकी डेंसिटी हाई होती है और किसी जगह पर उसकी डेंसिटी कम होती है। तो हम उसका जो डेंसिटी का रिलेशन है वो समझेंगे। ठीक है। इसके बाद में हमें समझना है कि अगर हमारे इस कंडक्टर के इनसाइड कोई एक कैविटी बनी हो यानी कि हमारा जो कंडक्टर है वो अंदर से खोखला हो, तो उस कंडीशन के अंदर अगर इसको कोई चार्ज दिया जाए, कोई भी एक्सटर्नल चार्ज दिया जाए, तो इस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। और अगर हम चार्ज यहाँ इस कैविटी के अंदर रख दें तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा। इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हम समझेंगे कि हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो किस तरह से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास में कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की सबसे खास बात क्या होती है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिशा के अंदर मोशन कर सकते हैं। अब हमारे मन में सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर सकते हैं तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो क्या हमारा जो ये कंडक्टर है उसके इनसाइड अपने आप जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं होता। और क्यों नहीं होता, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है हमारा इस डायरेक्शन में और एक इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी स्पेसिफिक एक डायरेक्शन में तो मोशन कर नहीं रहे हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं यानी कि जिगजैग मोशन कर रहे हैं। और जब एक डायरेक्शन में मोशन नहीं करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होते हैं मोशन के लिए, उसके बाद भी इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू जीरो रहती है। इसको आप कुछ इस तरह से समझिए कि हमारे पास में कोई कॉपर वायर है, तांबे का तार है। इस कॉपर वायर के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं यानी कि अपनी इच्छा अनुसार किसी भी डायरेक्शन के अंदर मोशन कर सकते हैं। परंतु फिर भी हमारा जो कॉपर वायर है उसके अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। और कब तक नहीं होता, जब तक कि हम उसको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते। किसके साथ, किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते। और जैसे ही हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो कॉपर वायर है उसके दोनों जो किनारे हैं, इसका जो किनारा ए और बी है उसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में मोशन करेंगे। ठीक है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन हमारे किसी एक डायरेक्शन में मोशन नहीं करेंगे तब तक हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं होगा। यहाँ हमारा जो कंडक्टर है उसको हमने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो रखा ही नहीं है, तो इसी कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी फ्लो नहीं होगा। तो अब जरा ये समझते हैं कि अगर कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होगा। दोस्तों यहाँ हमारे सामने कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ है यानी कि इस डायरेक्शन में है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई एक कंडक्टर लाकर रख देते हैं। हमारा जो कंडक्टर है उसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, मोशन करने के लिए स्वतंत्र है यानी कि किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं। तो अब जरा मुझे बताइए ये इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मोशन करेंगे। तो आप कहेंगे भाई हमारा जो प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना।
अब ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिपल्सन ही लगेगा, यानी कि हमारी जो प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इधर वाली तरफ आ जाएंगे। अब दोस्तों जब सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में आ गए तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो कंडक्टर है उसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज भी तो होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, यानी कि इस तरफ आ जाएंगे। अब दोस्तों हमारा जो कंडक्टर है उसकी एक तरफ की जो साइड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक तरफ की साइड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसके कारण क्या होगा, हमारे इस कंडक्टर के इनसाइड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जिसको मैं ई इनवर्स से डिनोट कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो कंडक्टर है उसकी दीवारों के ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तब तक डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा जब तक कि हमारा जो कंडक्टर है उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर ना हो जाए जो उसके बाहर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसकी। क्योंकि कंडक्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहनी चाहिए। यानी कि अगर कोई पॉइंट पी आप मानते हो उसके ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है, तो आप देखेंगे भाई एक तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया है ये एक्सटर्नल है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एक जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो लग रहा है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे एक तो इंटरनल लग रहा है प्लस एक हमने जो एक्सटर्नल लगाया है, इन दोनों की वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए। यानी कि हमारा जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जब तक हमारा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बराबर नहीं आ जाएगी तब तक हमारा जो कंडक्टर है उसकी दोनों तरफ जो चार्ज है वो इकट्ठे होते रहेंगे, यानी कि प्रेरित होती रहेंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर कुछ ही नैनो सेकंड का समय लगता है, ठीक है। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पर जो कंडक्टर है उसकी एक साइड पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है एक और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, ये हमारा प्रेरण के कारण होता है, यानी कि इंडक्शन के कारण होता है। किसके कारण, इंडक्शन। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर इंडक्शन क्या होता है, तो इसके लिए आपको चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने जो आवेशन की प्रक्रियाएं स्टडी की थी वो टॉपिक आपको देखना चाहिए, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मोटा मोटी आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमारा जो कंडक्टर है उसमें प्रेरण के कारण एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और तब तक ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगता रहेगा जब तक कि इसकी वैल्यू जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए, ठीक है। यानी कि हमारा जो कंडक्टर है उसके इनसाइड हर एक पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी। अब दोस्तों इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम कोई चार्ज देते हैं, मान लेते हैं हमने कोई एक चार्ज क्यू इसको दिया, तो ये चार्ज क्यू इस कंडक्टर के इनसाइड डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं होता, ये सारा का सारा चार्ज इसकी आउटर सरफेस पे ही आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम जरा समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है उसको जब आप कोई एक्सटर्नल चार्ज नहीं देते हो तो उससे पहले भी हमारा जो कंडक्टर है उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे यानी कि धनावेश होंगे और कुछ ऋणावेश होंगे जो कि यहाँ फ्री टू मूव है, यानी कि फ्रीली इधर उधर मोशन कर सकते हैं। और इस कंडक्टर के अंदर हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि उन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू मिनिमम हो, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो नज़दीक वाले पॉजिटिव के साथ आकर्षित करेगा, परंतु हमारा जो दूसरा नेगेटिव चार्ज है उसको ये रिपेल करेगा करेगा ना। तो इसी के कारण ये सारे चार्ज है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि यहाँ पर जो लगने वाला जो इंटरनल फोर्स है उसकी वैल्यू मिनिमम हो। अब दोस्तों जैसे ही कुछ प्लस क्यू चार्ज और हम बाहर से यहाँ इनसाइड लेकर आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो पहले से मौजूद जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और यहाँ पर प्रतिकर्षण इस तरह से लगेगा कि हमारा जो सिस्टम है वो साम्यावस्था में बना रहे। तो इसके अंदर जो लगने वाला जो फोर्स है वो मिनिमम किस कंडीशन में होगा, जब सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ आउटर सरफेस पे चला जाए। एक दूसरा रीजन और समझ लेते हैं। देखिए हम जानते हैं कि हमारा कोई भी कंडक्टर है उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है ना जीरो, ये कंडक्टर की हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो जरा हम गाउस लॉ की हेल्प से ये समझते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो क्यों होती है। तो ये हमको ये गाउसियन प्रश्न मान लेते हैं, गाउसियन सरफेस मान लेते हैं, और इस सरफेस से जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे ई वेक्टर
डॉट डी ए के बराबर होगा और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, हमारे जो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी, है ना। अब जब आप कोई एक्सटर्नल चार्ज नहीं देते हो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो कंडक्टर है उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। तो इसके कारण जो नेट क्यू इनसाइड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। तो जब क्यू इनसाइड जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और हमें जीरो ही तो चाहिए, है ना। परंतु दोस्तों क्या होता है जब हम बाहर से कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ दे देते हैं तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये होगा कि हमारा जो ई वेक्टर डॉट डी ए है इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आप कहेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि अब अपना क्यू इनसाइड किसके बराबर है, आप कहेंगे इस क्यू के बराबर है ना। तो अब इस कंडीशन के अंदर हमारा जो कंडक्टर है उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू नॉन इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी यही है कि कंडक्टर के इनसाइड हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो होती है। अब दोस्तों हमारे मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर हमने जो चार्ज दिया वो चार्ज अगर इसकी आउटर सरफेस के ऊपर भी आ जाता है तो उस कंडीशन में भी हमारा जो कंडक्टर है उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो कैसे होती है। तो जरा हम इसको समझ लेते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं एक पार्ट अपना ये है और जो दूसरा पार्ट है वो है ये वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं किसी पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो आप क्या देखेंगे कि हमारा जो रेड पोर्शन है या रेड सरफेस है उसके कारण जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में लगेगा और हमारा जो ग्रीन पोर्शन है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो दोस्तों हमारा जो कंडक्टर है उसके आउटर सरफेस के ऊपर भी हमारा जो चार्ज है वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि इनसाइड एवरी पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो रहे, यानी कि जो चार्ज वो अपने आप कहीं इसकी डेंसिटी हाई होगी कहीं इनकी डेंसिटी कम होगी, बस यहाँ कंडक्टर के इनसाइड हर एक पॉइंट पर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो कंडक्टर है उसके किस हिस्से में हमारा जो चार्ज है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और किस हिस्से में हमारा जो चार्ज है उसकी डेंसिटी कम है। तो इसको भी अभी थोड़ी देर में ही हम समझेंगे, क्योंकि दोस्तों इसे समझने से पहले हमें कंडक्टर की कुछ और प्रॉपर्टीज़ है जिनकी जानकारी होनी चाहिए। तो अभी के लिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन हमेशा हमारा जो कंडक्टर है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर ही क्यों होती है। तो दोस्तों जब भी हमें बताना हो कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होता है तो इस प्रॉब्लम को आप दो तरीकों से सोल्व कर सकते हो। हमारा जो फर्स्ट मेथड रहता है उसके अंदर हम मान लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लीजिए हमारा जो कंडक्टर है उसकी सरफेस के साथ कोई एंगल थीटा बनाते हुए जा रहा है ना। तो इस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट तो हमारा जो सरफेस है उसके पैरेलल बनेगा यानी कि इस डायरेक्शन में बनेगा और एक होगा हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन। अब दोस्तों जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारा जो कंडक्टर है उसकी सरफेस है और उसके ऊपर हमारे ये चार्ज मौजूद है, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है जो कि हमारी सरफेस के पैरेलल है यानी कि इस डायरेक्शन में है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जो देखा कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो हमारे जो आवेश होते हैं जो चार्ज होते हैं उन पर एक फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर हमारा है पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज पर भी एक फोर्स लगना चाहिए और ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में लगेगा। तो उसके कारण क्या होगा, तो हमने पढ़ा है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगता है तो उस फोर्स की वजह से वो मोशन करना शुरू कर देता है। तो क्या होगा, हमारा जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो आगे की तरफ मोशन करना शुरू कर देगा। तो इसके कारण दोस्तों क्या होगा कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो आगे की तरफ मोशन करना शुरू कर देंगे, करेंगे ना मोशन। तो जब भी कोई चार्ज मोशन करता है तो निश्चित तौर पर वहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कॉपर वायर वाला एग्जांपल देखा था। क्या किसी कॉपर वायर को आप कुछ चार्ज दे दो तो उस चार्ज को देने के बाद क्या उसमें अपने आप हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर जब तक आप इस वायर के दोनों किनारों के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाएंगे तब तक हमारे इस वायर के अंदर किसी भी तरह का करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि हमारा जो कंडक्टर है उसके सरफेस के ऊपर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। दोस्तों हमारा जो ये चार्ज है वो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक केवल तभी फ्लो करेगा
जब हमारे ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो बी से, क्योंकि दोस्तों कोई चीज़ हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करती है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमारा जो ए पॉइंट और जो बी पॉइंट है उसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है। तो इसके लिए हमें ए और बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो किसके बराबर होता है, आप कहेंगे भाई इसकी वैल्यू बराबर होती है माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर के बराबर। अब दोस्तों जरा इनकी डायरेक्शन देखते हैं। तो देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, और अपना जो डी आर है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, आप कहेंगे डी आर इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, और आप कहेंगे ये वाली कैसी है। तो हमने देखा है कि हमारा जो डी आर है उसकी इस डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है ना। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, आप कहेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा है। तो जब आप इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखिए ई डी आर साथ में आएगा कोस थीटा, और कोस 90 है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आप कहेंगे 0 के बराबर होती है। तो 0 के बराबर होती है तो यहाँ वैल्यू टोटल कितनी आ गई, 0 ही आ गई। और लेफ्ट साइड में अपना क्या है, हमें जाना है पॉइंट ए से बी तक। तो यहाँ पर मान लेते हैं ए पॉइंट पर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी ए है, और बी पॉइंट पर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी बी है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, वी बी माइनस वी ए। तो जब ये 0 के बराबर होगा तो आप क्या कहेंगे कि वी ए है उसकी वैल्यू बराबर होगी वी बी। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि हमारा जो कंडक्टर है उसके सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर होगी। तो दोस्तों जब हर एक पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर होगी तो क्या हमारा चार्ज है वो आगे की तरफ फ्लो करेगा, आगे की तरफ फ्लो नहीं करेगा। तो जब आगे की तरफ फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए ना। तो जब ई पैरेलल है इसकी वैल्यू आप 0 रखोगे तो क्या होगा, तो देखिए ई पैरेलल है वो किसके बराबर है, तो देखिए ई पैरेलल बराबर है अपना ई कोस थीटा के बराबर, है ना। यहाँ पर देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो 0 होगा नहीं, तो कौन 0 होगा, कोस थीटा है इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। और कोस थीटा है इसकी वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर होता है ना। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर थीटा है उसकी वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी कंडक्टर के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती है, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी। अब इसी प्रॉब्लम को मैं आपको एक दूसरे मेथड से भी सोल्व करना सिखाता हूँ। तो दोस्तों एक बार के लिए मान लीजिए कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होकर कोई एंगल थीटा बना रहा है ना। तो इसी कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में बनेगा और एक कंपोनेंट बनेगा हमारा इस डायरेक्शन में, जिसको हम ई परपेंडिकुलर से डिनोट कर देते हैं। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव होता है या नहीं होता, तो आपको क्या करना है, डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर करना है। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव है। अगर किसी स्टूडेंट को और अधिक इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और आपको वहाँ इससे रिलेटेड एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हो। अब दोस्तों आप कहेंगे चलो ठीक है सर, हमने मान लिया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तो उससे क्या होगा। तो दोस्तों किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर हमारे द्वारा जो किया जाने वाला वर्क डन है वो 0 होता है किसी क्लोज पाथ के लिए। फिर से सुनिएगा, किसी क्लोज पाथ के लिए हमारे द्वारा जो वर्क डन किया गया है उसकी वैल्यू 0 होती है। यानी कि आप किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हो और फिर वापस बी से ए तक आ रहे हो तो हमारे द्वारा जो किया जाने वाला जो नेट वर्क डन है उसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक क्लोज पाथ बना लेते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि अगर हमारे द्वारा जो किया जाने वाला वर्क डन है उसकी वैल्यू 0 होती है तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारा जो वर्क डन है उसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होगी, है ना। तो यहाँ हम किसी क्लोज पाथ के लिए ले रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ इसके नाम रख लेते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ ए, इस पॉइंट को बोल देते हैं बी, इसे बोल देते हैं सी, ये अपना डी ई और ये हो गया अपना एफ। अब हम यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं इस पूरे क्लोज पाथ के लिए और इसकी वैल्यू 0 के बराबर रखते हैं। तो सबसे पहले ए से बी के लिए देखिए, यहाँ आएगा अपना ई वेक्टर डॉट डी आर प्लस इसी प्रकार से हमारा किसके लिए आएगा, देखिए बी से सी के लिए आएगा, फिर सी से डी के लिए आएगा, प्लस फिर अपना आएगा डी से ई के लिए और फिर अपना आएगा ई से एफ के लिए और फिर लास्ट में अपना आएगा एफ से ए के लिए।
ठीक है। और इन सब की वैल्यू हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। और यहाँ पर अपना क्या आ रहा है, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के बराबर आ रहा है। अब दोस्तों हम हर एक पोर्शन के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डी आर है इनको समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन, ये सारा का सारा कहाँ मौजूद है, हमारा जो कंडक्टर है उसके इनसाइड मौजूद है। और हम जानते हैं कंडक्टर के इनसाइड हर एक पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो आप क्या कहेंगे कि भाई हमारा ए से बी तक यानी कि ये वाला हिस्सा, इसके बाद अपना ये ई एफ, ये वाला ई एफ, तो ये वाला हिस्सा, और इसके बाद अपना एफ से ए के लिए, ये एफ से ए के लिए, तो ये तीनों पार्ट है ये तो हमारे इस कंडक्टर के इनसाइड ही है। तो इन तीनों पार्ट के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इन तीनों को तो हम हटा ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन तीनों हिस्सों के लिए हम ई वेक्टर और डी आर वेक्टर की डायरेक्शन देखते हैं और इन इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करके इनको सोल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आता है। देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है, आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है ई परपेंडिकुलर वेक्टर प्लस ई पैरेलल वेक्टर, इन दोनों के बराबर होगा। और हमारा जो डी आर है वो किसके बराबर होगा, तो देखिए बी सी पार्ट के लिए अपना जो डी आर है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, होगी ना। और अपना जो सी डी है इस पोर्शन के लिए अपना जो डी आर है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। और अपना जो डी ई है उस पोर्शन के लिए हमारा जो डी आर है उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी, आप कहेंगे इस तरफ होगी, क्योंकि हम डी से ई की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे कि बी सी पार्ट के लिए हमारा जो डी आर है उसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है, जबकि अपना सी डी पोर्शन है उसके लिए हमारा जो डी आर है उसकी डायरेक्शन सरफेस के पैरेलल है। और जो डी पोर्शन है उसके लिए अपना जो डी आर है उसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है, परंतु इनवर्ट डायरेक्शन में है, इसलिए मैं यहाँ माइनस साइन लगाऊंगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ हमें करना है ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर करना है ना। तो मैं एक पोर्शन के लिए आपको करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बी सी के लिए, बी टू सी के लिए, और यहाँ हम कर रहे हैं ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो इनकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखिए अपना ई वेक्टर है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे ई परपेंडिकुलर प्लस ई पैरेलल, और साथ में अपना क्या आ रहा है डॉट डी आर परपेंडिकुलर। अब दोस्तों जब हम यहाँ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए अपना ई परपेंडिकुलर और जो डी आर परपेंडिकुलर है ये तो है सेम डायरेक्शन में, इसके कारण इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो तो 0 डिग्री होगा। और कोस 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ अपनी वैल्यू किसके बराबर आएगी, बी टू सी ई परपेंडिकुलर, और साथ में आएगा अपना डी आर परपेंडिकुलर। परंतु जब हम ई पैरेलल और डी आर परपेंडिकुलर के बीच में देखते हैं तो यहाँ कितना एंगल बनेगा, यहाँ बनेगा एंगल 90 डिग्री का। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। ठीक है। तो फाइनली अपने पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, देखिए ई परपेंडिकुलर और यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं डी आर, तो बी से सी तक की, तो ये वाली जो लेंथ है ये मान लेते हैं एस है, ये वाली भी एस है, और यहाँ से सी और डी के बीच की जो दूरी है ये मान लेते हैं एल है। ठीक है। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर और साथ में अपना एस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से बाकी के दो इंटीग्रेशन उनको देखें तो हमारे पास में ये वैल्यू आएगी, और इनको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए ई पैरेलल और अपना जो सी डी है तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो डी आर है इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप कहेंगे एल के बराबर आएगी। इसी प्रकार से जो थर्ड इंटीग्रेशन है उसको भी करते हैं तो अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पर अपना देखिए माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि अपना जो डी आर है उसकी डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है, 180 डिग्री का बनना है। इसी कारण यहाँ नेगेटिव साइन के साथ इसको शो कर रहे हैं। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये बराबर आ जाएगी अपना ई परपेंडिकुलर और साथ में अपना आएगा एस। ठीक है। इन तीनों इंटीग्रेशन की वैल्यू हम ऊपर रख देते हैं। तो दोस्तों इन तीनों इंटीग्रेशन की जब वैल्यू हम रखेंगे यहाँ तो हमारे पास फाइनली वैल्यू ये आएगी, है ना। तो अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि अपना ई परपेंडिकुलर एस इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और अपना जो रिजल्ट क्या आएगा, ई पैरेलल एल इक्वल्स टू 0। अब हमारा एल है ये तो 0 के बराबर होगा नहीं, 0 के बराबर क्या होगा, हमारा जो पैरेलल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी, है ना। तो आप इस मेथड की हेल्प से भी ये प्रूव कर सकते हो कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस के जो पैरेलल डायरेक्शन में उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू जब 0 होगी तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कोई भी कंडक्टर है उसकी सरफेस के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर होती है, यानी कि वी ए इक्वल्स टू वी बी, और इसको हमने प्रूफ भी किया था। अब जरा समझते हैं कि कंडक्टर के इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इक्वल होती है या नहीं होती। तो देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अपना ई वेक्टर डॉट डी आर के बराबर।
अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कंडक्टर के इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू तो जीरो के बराबर होती है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो आप क्या कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आएगी, है ना। तो अगर अपना एक्स पॉइंट के ऊपर अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वी एक्स है और वाई पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो अपना वी वाई है, तो आप क्या कहेंगे कि अपना जो वी एक्स माइनस वी वाई है इसकी वैल्यू जीरो के बराबर होगी। यानी कि आप क्या कहेंगे कि वी एक्स इक्वल्स टू वी वाई। तो यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है उसके इनसाइड हर एक पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर होती है। इसी प्रकार से सरफेस पे भी हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होती है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि क्या हमारा जो कंडक्टर है उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू जो इनसाइड जो पॉइंट है उसके बराबर होती है या नहीं। तो दोस्तों ये बिल्कुल बराबर होती है। यानी कि जो अपना वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी एक्स इक्वल्स टू वी वाई। तो दोस्तों इसके लिए आप एक वीडियो देख सकते हो कि किसी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। तो वहां हमने प्रूफ किया था कि किसी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर आती है उसके सरफेस की। ठीक है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों एक प्रॉपर्टी और देखते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है उसके किस हिस्से के ऊपर अपना जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी और किस हिस्से के ऊपर अपनी जो चार्ज डेंसिटी है वो कम होगी। देखिए दोस्तों जो चार्ज डेंसिटी है वो समानुपाती होती है 1/r। अब अपना r है वो क्या है, तो देखिए जिस पॉइंट पर आपको चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है तो वो पॉइंट किसी न किसी कर्व का एक पार्ट होगा। तो यहाँ पर एक कर्व बनेगा जिसकी रेडियस कितनी है, मान लेते हैं r1 है। इसी प्रकार से इस पॉइंट के लिए देखिए तो यहाँ भी एक कर्व बनेगा जिसकी रेडियस मान लेते हैं r2 है। यहाँ भी एक कर्व बनेगा, है ना, तो जिसकी रेडियस अपने मान लेते हैं r3 है। तो जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा जो चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू घटती जाएगी। तो यानी कि आप क्या देखेंगे कि जो नुकीली चीज है उसके ऊपर अपना जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। आप कोई भी एक कील ले लीजिएगा और उस कील को अगर आप चार्ज देंगे तो आप क्या देखेंगे उस कील का जो नुकीला हिस्सा है वहां पर सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये रिलेशन हमने फाइंड कैसे किया। तो देखिए इसके लिए हमारे पास में होता है लैप्लास रिलेशन डेल स्क्वायर वी। इसको जब हम जीरो करेंगे इस ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग पॉइंट के लिए तो हमारे पास में ये रिलेशन आता है। ठीक है, इसको हम अलग से डिटेल में एक वीडियो बनाकर इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आई होप कंडक्टर से रिलेटेड आपके डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर कंडक्टर के अंदर कैविटी हो तो उस कंडीशन के अंदर हम अगर इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा, अगर इसको कोई एक्सटर्नल चार्ज देंगे तब क्या होगा, अगर कैविटी के इनसाइड किसी पॉइंट के ऊपर हम चार्ज रख दें तो क्या होगा। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर एक वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें हम नीट और आईआईटी में जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को डिटेल में स्टडी करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।